और इतना ही सर ने बोला और बोलने लगे कि कल आओ तुम्हें मैं और समझाता हूँ, और अपनी कार में बैठे और निकल गए। मैं वहाँ सन्नाटे में खड़ा हूँ, मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा कि ये अभी क्या हुआ है। वो रात बड़ी भारी गई। उस दिन आई ऑलमोस्ट क्राइड, और ऑलमोस्ट इसीलिए कि शायद मेरे आंसू निकलना चाहते थे बट निकले नहीं, क्योंकि शायद रब भी चाहता था कि जो तू ये सोच रहा है वैसा है नहीं। देखो, एक बहुत ज़रूरी बात बड़े ध्यान से सुनना कि नया साल आ रहा है, सबके अंदर अभी जोश होगा कि मैंने अपने गोल्स को तहस नहस कर देना है, ये करना है वो करना है, फलाना ढिमका। जो पिछले साल ना हो सका वो तुम्हारी पूरी कोशिश रहेगी ये साल हो सके। लेकिन पता तुमको एक चीज सबसे ज्यादा रोक के रखेंगी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, वो है ये माइंडसेट कि तुम्हें लगता है कि तुम एवरेज हो। और जब तुम्हें लगता है कि तुम एवरेज हो तो तुम्हें यह भी लगता है कि तुम लिमिटेड हो। और लिमिटेड होने का मतलब है कि तुम्हारे अंदर लिमिटेड कैपेबिलिटीज है उस तरीके से परफॉर्म करने की जो तुम्हारे गोल्स के लिए रिक्वायर्ड है। तो तुम्हारे अंदर से ये आवाज आती है कि यार मैं कितने भी मेहनत कर लूँ, मैं तो एवरेज हूँ, मैं तो कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तो एवरेज हूँ। ये माइंडसेट तुम्हें हमेशा, ये साल तो क्या, तुम्हें हमेशा अपने ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करने से रोक के रखेगा। तो 2026 में सबसे पहला तुम्हारा ये काम होना चाहिए कि इस माइंडसेट को निकाल के फेंक दो। वो कैसे? मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ कि मेरा भी माइंडसेट ऐसा ही था, बट मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ, वो सुनने के बाद तुम डिसाइड करना कि मेरे दिमाग से ये माइंडसेट गया कि नहीं। और ये वीडियो बनाने को ना मैं बहुत दिन से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं शायद कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा था अपनी जिंदगी का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा इंटरनेट पे शेयर करने के लिए। और जब मैं अगर शेयर कर रहा हूँ तो मैं ये चाहता था कि ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, लेकिन हमारे चैनल की अभी रीच कम है क्योंकि नया चैनल है, तो बहुत लोगों तक ये शायद मैसेज वीडियो ना पहुंच सके, इसलिए मेरी इच्छा नहीं हो रही थी वीडियो को शूट करने की। लेकिन मेरे अंदर से वो आवाज भी आ रही थी कि शायद किसी को जरूरत होगी ये सुनने की, शायद कोई तो मेरी स्टोरी से कुछ फायदा उठा पाए, शायद किसी को तो इसकी जरूरत होगी। मेरे अंदर से ये आवाजें आ रही थी, तो इसलिए मैं आज बड़ी मुश्किल से ये वीडियो शूट करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। तो उस चीज़ की थोड़ी सी इज्जत कर लेना और इस वीडियो को आखिर तक देख लेना। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारा जो है माइंडसेट है ये बहुत खतरनाक है। इस वीडियो के एंड तक तुम्हें कैसे उससे डील करना है तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो मेरी ये जिंदगी की कहानी शुरू होती है मेरे बचपन से, कि बचपन से मेरे को गाने का बहुत शौक था। आस पास लोग बोलते भी थे कि तेरी आवाज़ अच्छी है, तू गाया कर। ज़्यादातर तो मम्मी बोलती थी, खैर जो भी था, बट मेरे को गाना अच्छा लगता था। और मेरा बचपन से ये सपना था कि मैं अच्छा गा पाऊँ। तो कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले, मैंने अपना पहला गिटार लिया। सस्ता सा गिटार था, 2900 रुपये का, और गिटार सीखना चालू किया। और जब मैं लोगों को देखता था ना कि वो गिटार बजा के गाते और लोग इतना ज़्यादा इंप्रेस होते हैं उनको देख के, तो मैं उनको देख के इंप्रेस हो जाता था। और मुझे भी ऐसा फील होता था कि मेरे को भी ऐसा कोई अटेंशन दे, मुझसे भी लोग इंप्रेस हो, और मैं चाहता था कि लोग मुझे नोटिस करें। तो इन सारी चीज़ों की वजह से मैंने सीरियसली सीखना स्टार्ट किया। मैंने गिटार सीखना स्टार्ट किया, लेकिन क्योंकि वो सस्ता गिटार था तो उसकी जो स्ट्रिंग्स थी वो दबाने में काफ़ी मुश्किल थी। उसके फ्रेट और स्ट्रिंग के बीच का गैप बहुत था, तो मैं दबाने में बहुत तकलीफ होती थी। मेरे उंगलियों पे काफ़ी बहुत निशान आ जाते थे। ये पीछे जो आप गिटार देख रहे हो थोड़ा सा महंगा है, तो इसमें बहुत स्मूथ है दबाना स्ट्रिंग्स को, कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन उसमें स्टार्टिंग में हुआ करती थी। बट फिर भी मैंने पूरी अपनी मेहनत करके सीखना चालू किया। फिर मैंने 7 महीने की प्रैक्टिस के बाद पहली बार गिटार पे गाना गा पाया, क्योंकि गिटार बजाते बजाते गाना गाना इट्स वेरी डिफिकल्ट। और जब मैं गिटार के साथ गाना शुरू कर दिया और गाने, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि यार मेरी आवाज़ तो चलो ठीक ठाक है, लोग कहते हैं, लेकिन मैं अच्छा गा नहीं पा रहा हूँ। और अच्छे नहीं गाने का मतलब है मेरे गले की जो रेंज है वो कम है। मैं जब ऊपर जाता हूँ तो मेरी आवाज़ दब जाती है, और जब मैं नीचे गाता हूँ तो मेरी आवाज़ निकलती नहीं है, और मेरी आवाज़ में वॉल्यूम कम है। मैं परेशान कि यार भाई अपने को तो सीखना है कि कैसे अच्छा गाया जाए, लेकिन मेरा गला ऐसा है कि मैं ना ऊंचा गा पा रहा हूँ ना नीचा गा पा रहा हूँ। बहुत फिक्स्ड रेंज है मेरी जिसके अंदर मैं गा पा रहा हूँ, और मैं उसी रेंज में रहकर गाता रहा तो मैं बहुत अच्छा सिंगर नहीं बन पाऊंगा। ऑल्दो मेरा कोई ऐसा सपना नहीं है कि मैं प्रोफेशनली गाऊँ, बस मेरी ये चाहत है कि मैं अच्छा गा पाऊँ। कोई प्रोफेशनल सिंगर बनने का मेरा कोई सपना नहीं है, अभी तक तो नहीं है। तो भैया ये प्रॉब्लम कि यार मेरा गला ऊपर नहीं जा रहा है, आवाज़ मेरी दब रही है और नीचे मेरी आवाज़ निकलती नहीं है। अब मैं क्या करूँ यार। फिर भी मैंने सीखता गया, गाने सीखता गया और गिटार में चीज़ें सीखता गया। उसके बाद किसी की तो भी शादी थी, हम वहाँ बैठे थे, वहाँ हम रात को ऐसी महफिल में गा रहे थे, तो किसी ने रिकमेंड किया कि अगर तुम लोग को सीखना अच्छा गाना, अगर तुमको सिंगिंग सीखना है तो भैया ये क्लासेस है, यहाँ पे जाओ, ये सर है, ये तुम्हें सिखा सकते हैं। अब वहाँ पे थोड़ी सी उम्मीद की किरण दिखाई दी कि यार शायद हो सकता है अपना कुछ। तो हमने सर को फ़ोन किया, सर ने बताया यहाँ पर क्लास है। मेरे 2 दोस्त और थे जिनको शौक था, हम गए सर के पास। तो वो क्लास ना ऐसी थी कि नीचे किसी का घर था और फर्स्ट फ्लोर पे क्लास थी। तो सर नीचे बैठे थे, हम गए, अंदर एंटर हुए, और सर ने सबसे पहला सेंटेंस हमसे ये बोला कि ये झूला है, इस झूले पे बैठो
लेकिन ये हिलना ना चाहिए वरना 500 रुपये का फाइन लगेगा। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि यार पहली बार किसी से मिल रहे और कोई इंसान ऐसा कह रहा है। तब मेरे को समझ में आ गया था कि ये सर थोड़े से क्रेजी और मज़ा आएगा इनके साथ सीखने में। इनके साथ हमने बोले नहीं सर हम ठीक है, हम यहीं खड़े रहते, हम बैठे ही नहीं झूले पे। तो सारे फिर पूछने लगे कि क्या करते हो, कहाँ से आए हो, कैसे पता चला क्लास के बारे में, और वो सारी फॉर्मेलिटीज़। और फिर कहा कि ऊपर जाओ, जाके बैठो क्लास में, मैं आ रहा हूँ। हम ऊपर गए, हम क्लास के अंदर नहीं गए क्योंकि हमको शर्म आ रही थी, हम बाहर ही खड़े रह गए। आधे घंटे बाद सर ऊपर आए और बोलने लगे कि अरे मैंने तो तुमको कहा था कि अंदर जाओ, तुम बाहर क्यों खड़े, आओ बोले अंदर आओ। तो उनके पीछे पीछे हम अंदर गए, क्लास में जाके बैठ गए। 30-40 और लोग क्लास के अंदर। सर अपने छोटे से स्टेज पे जाके बैठे और हमसे कहते चलो तीनों एक गाना सुनाओ। अरे 30-40 लोगों के मजमे में सर कह रहे कि गाना सुनाओ। हम एकदम नर्वस हो गए कि भैया क्या करें। हम सर को बोलने लगे नहीं ना सर, नहीं नहीं नहीं, नहीं। सर बोलते नहीं गाना पड़ेगा, अगर क्लास में आए हैं तो गाना पड़ेगा ही। तो हम बहुत कोशिश करके, हिम्मत करके, नर्वस थे। पहले एक दोस्त को इशारा किया सर ने कि गाओ, उसने गाया कुछ तो भी अपनी भारी आवाज़ में। दूसरे दोस्त ने गाया, फिर मेरा नंबर आया, मैंने भी पता नहीं कौन सा कुछ तो भी गाना गाया, मेरे को याद भी नहीं है, बड़ा गंदा सा। सर ने बोला ठीक है। तो सर ने कहा कि जो मैं आप करवा रहा हूँ वो करो सबके साथ। तो सर ने कुछ रियाज करवाए, जो प्रैक्टिसेस होती है वोकल्स की, वो कुछ आधा पौन घंटा चला। उसके बाद क्लास के एंड में सर बोलते हैं कि जो गाना तुमने क्लास के स्टार्ट में गाया था उसे वापस गाओ। हमने वापस गाया। तो जब हमने वापस गाया तो हमें अपना गला थोड़ा खुला खुला लगने लगा, आवाज़ थोड़ी खुली खुली लगी। गाने में उतना ज़्यादा स्ट्रेन नहीं आया जो पहले आया था। पहली क्लास में सर ने इम्प्रूवमेंट दिखा दिया। क्लास खत्म हुई, सर बाहर गए, हम बाहर गए। अब मैं सर को बोलने लगा कि सर मैं गिटार बजाना सीख रहा हूँ, लेकिन मेरी दिक्कत यह है कि मेरी आवाज़ ऊपर नहीं जा पाती, दबती है, और मेरी आवाज़ में वॉल्यूम नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं बताने लगा। तो सर कहते हैं कि कोई नहीं हो, सारी चीज़ें हो जाएंगी, बस तुम क्लास आओ। बोले सर ठीक है, आते हैं क्लास। हम क्लास जाना चालू किए। 1 महीना गए, 3 महीना गायब, फिर 2 महीना गए, फिर 3 महीना गायब। ऐसे चलते चलते, ऐसे जब अगर क्लास रेगुलर नहीं करेंगे तो कुछ नहीं आने वाला। ऐसा ही हमारा चलता था क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स बीच में आती जा रही थी, पैसों की एंड कन्वीनियंस की, बहुत सारी चीज़ें। खैर फिर सर ने बोला कि अब हारमोनियम ले लो, अगर तुम्हें जल्दी सीखना है तो आपको घर पे भी रियाज करना पड़ेगा। अब हारमोनियम हम देखने गए तो हारमोनियम था 15,000 का जो लेना था। इतने पैसे हमारे पास थे नहीं, तो कैसे भी हमने जुगाड़ करके पैसे जमाए और वो हारमोनियम ले लिया। फिर उसके बाद मेरा दिमाग खसक गया कि यार अपन ने इतना इन्वेस्टमेंट किया है और अपन रेगुलर क्लास जाते नहीं है। फिर मैंने बोला कि भाड़ में गया, बाकी सब कोई दोस्त वोस्त का साथ नहीं चाहिए मेरे को, मैं अकेले ही जाऊँगा क्लास। मैं अकेली क्लास जाना चालू कर दिया। अब मैं रेगुलर क्लास जा रहा हूँ, 6-7 महीने हो गए, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा खास इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही है। मैं घर में भी रियाज कर रहा हूँ। एक दिन क्लास ख़त्म हुई और मैं क्लास से बाहर जा रहा था, और जो क्लास की सीढ़ियाँ हैं ना वो बाहर से, मतलब बाहर से सीढ़ियाँ है ऊपर आने की। तो मैं सीढ़ियों से उतर रहा था तो मैंने देखा पहले से सर नीचे खड़े थे अपनी कार के पास। वो मुझे नीचे से ही कहते आवाज़ देके, अरे रोज़ रियाज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मैंने बोला हाँ सर कर रहा हूँ, रियाज कर रहा हूँ। मैं बोलते हुए नीचे उतरा, सर के पास गया और मैं कहने लगा कि हाँ सर रोज़, हाँ कर रहा हूँ रियाज, जितना भी समय मिल रहा है मैं रोज़ रियाज करने की कोशिश कर रहा हूँ, रियाज कर रहा हूँ। मैं ये सब बोल ही रहा हूँ और उतने में सर ने अपने जेब से एक चॉकलेट निकाली और मुझे दे दी। मैंने वो चॉकलेट को देख के थोड़ा सा मेरे चेहरे पे स्माइल आई और मैंने उसको अपने हाथ में रखा और हाथ नीचे कर लिया। और मैं वही सारी चीज़ें फिर से बोलने लगा सर को कि मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी इंप्रूवमेंट हो रही कि नहीं हो रही है। नीचे मेरी आवाज़ निकलती नहीं है, वॉल्यूम ही नहीं आता है, सामने मेरी आवाज़ दब जाती है और ऊपर तो मेरी आवाज़ दब ही जाती है। तो फिर सर बोलने लगे कि अरे कुछ नहीं, तुम्हारा गला ही वैसा है। मैं थोड़ा सा शॉक हो गया कि क्या मतलब मेरा गला ही ऐसा है। और इतना ही सर ने बोला और बोलने लगे कि कल आओ तुम्हें मैं और समझाता हूँ, और अपनी कार में बैठे और निकल गए। मैं वहाँ सन्नाटे में खड़ा हूँ, मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा कि ये अभी क्या हुआ है। मेरी दशा इमेजिन करो तुम उस समय की, कि जिस इंसान का सपना है बचपन से ही कि वो अच्छा गा पाए, उसको वो इंसान कह रहा है जिसकी वो आखिरी उम्मीद थी कि तुम्हारा गला ही वैसा है। मतलब मैं नेचुरली इनकेपेबल हूँ अच्छा गाने के। मेरे को ये बात हजम ही नहीं हो रही। मतलब मैं एवरेज हूँ। जो सर ने वो चॉकलेट दी थी मैंने उसको खोला, मैंने अपने मुंह में रखा और गाड़ी निकाला और चलने लगा। अब मैं ये बात सोच रहा हूँ क्योंकि मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा हूँ ना। मेरा सालों से बचपन से सपना ये था कि मैं अच्छा गा पाऊँ, और इसलिए मैं क्लासेस आ रहा था। मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं गया गाड़ी से यही सोचते हुए घर बचा। उस रात मैंने कुछ अपने दोस्तों को भी बताया कि यार सर ने ऐसा ऐसा बोला, तो सब मेरे को दिलासा देने के लिए बोलने लगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तू अच्छा गाता है, हमें तेरी आवाज़ अच्छी लगती है, तेरी आवाज़ अच्छी है, तू ये सब मत सोच, तू अच्छा गाता है। लेकिन उनको क्या पता, मैं तो उनको वही चीज़ें सुनाता हूँ ना जो मैं गा सकता हूँ, जो मेरी रेंज के अंदर आती है।
मैं उनको कभी वो चीज़ें नहीं सुनाता जो मेरी रेंज के बाहर है, जो मुझे गाना है, जो मुझे एक बढ़िया सिंगर बनाएंगी। मैं उनको दिखाता नहीं हूँ तो उनको पता नहीं है। वो रात बड़ी भारी गई। उस दिन आई ऑलमोस्ट क्राइड, और ऑलमोस्ट इसीलिए कि शायद मेरे आंसू निकलना चाहते थे बट निकले नहीं, क्योंकि शायद रब भी चाहता था कि जो तू ये सोच रहा है वैसा है नहीं। बहुत दिन तक मेरे दिमाग में ये चीज़ घूमती रही। फिर अचानक से मेरे दिमाग में एक इंसान का ख्याल आया, अनूप जैन, कि यार अनूप जैन की भी तो रेंज अच्छी नहीं है। उसकी भी तो आवाज़ दब जाती जब वो ऊंचा गाने की कोशिश करता है। उसकी लाइव परफॉर्मेंस देखना कभी। उसकी भी नीचे आवाज़ नहीं निकलती, तो वो कैसे इतना पॉपुलर है, वो कैसे इतना सक्सेसफुल है। जब मैंने गौर किया और इसको एनालाइज किया तो ये समझ में आया कि अनूप जैन ने ये किया है कि उसने अपने एवरेज पे मास्टरी कर ली। समझ रहे हो क्या उसने क्या किया? जो उसका मालूम था उसकी लिमिटेशंस क्या है, उसकी स्केल क्या है, उसने अपनी स्केल में ही गाने बनाए। और जो स्टेज पे करता है, जो स्टेज पे उसकी आवाज़ फटती है, स्टेज पे गाना काफ़ी मुश्किल होता है लाइव परफॉर्मेंस में। वो खुद को और पुश करता है। लेकिन जो उसके स्टूडियो रिकॉर्डेड गाने हैं वो उसकी रेंज के अंदर ही है। वो नहीं कोशिश करता कि वो तार सब तक के पा तक जाए, वो नहीं करता कोई, उसका वो रेंज ही नहीं है। उसने क्या किया, उसने अपने एवरेज को परफेक्ट कर लिया। ब्रो ये बात जब मेरे को समझ में आई, मेरा दिमाग खुल गया। मेरे को चीज़ें अब समझ में आने लगी कि क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए। और दूसरी बात कि अनूप जैन को पता था कि मेरी रेंज उतनी हाई नहीं है, तो मेरे को दूसरी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि देखो अनूप जैन से कई बेहतर सिंगर है मार्केट में, इनकी रेंज बहुत अच्छी है, बहुत नीचा गाते हैं, बहुत ऊंचा गाते हैं, बहुत वर्सटाइल सिंगर्स है, लेकिन अनूप जैन की इतने फेमस नहीं है। कैसे? नो, आई एम नॉट अ प्लेबैक सिंगर, आई एम नॉट दैट वेल वर्स्ड, और मेरे को इतना आता भी नहीं अच्छे से, मतलब म्यूजिक और सिंगिंग। मतलब आई थिंक आई एम अ गुड सिंगर, बट मैं ऐसे इतनी हरकतें वगैरह शायद अभी नहीं ले सकता। मैं सीख रहा हूँ, but I'll hopefully get better because I want to get better at everything, but I'm not a very trained singer. अनूप जैन को ये पता था कि उसकी स्केल क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है। जब उसको ये पता था तो उसको ये भी समझ आया कि मेरे को और किस जगह ज्यादा मेहनत करनी है। तो उसने कहाँ मेहनत करी? अपनी राइटिंग्स पे। उसने गाने इतने प्यारे लिखे कि लोग उनको अवॉइड कर ही नहीं पाए, और वो सारी चीज वायरल हो गई और वो फेमस हो गया। I think I would like to write my own songs. Yeah. And I think that just works very well because for me, my singing might not be the thing that would stay with people, but my words might. So, and just singing is just that added benefit that I have. So I guess that is how it works basically. But और यही सेम बात सर ने भी कुछ दिनों बाद एक्सप्लेन करी क्लास में किसी और को, कि तुम्हें जो तुम्हारी गले की रेंज है, तुम्हें अपनी रेंज पहचान कर, अपनी लिमिटेशंस पहचान कर उन पे अलग से काम करना है जो दूसरों से अलग होगा। तुम ये नहीं देखना कि कोई और कितना ऊंचा गा पा रहा है। तुम्हारी रेंज कम होने का मतलब ये नहीं है कि तुम अच्छा नहीं गा पाते, बस तुम्हें अपनी रेंज में ही परफेक्शन हासिल करना है। ये सर ने कुछ दिनों बाद समझाया, लेकिन काश वो कुछ दिनों पहले ही समझा देते तो मैं इतना परेशान नहीं होता। खैर जो भी हो, मुझे अपना आंसर मिल गया और वो मेरे लिए काम किया। समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? अरे मैं अनूप जैन का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। शाहरुख खान, वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स इन द वर्ल्ड, वो एवरेज था। अब तुम कहोगे शाहरुख खान कैसे एवरेज था, पागल है क्या? उसको तुम पुराने इंटरव्यूज देखो, जब वो इतना फेमस नहीं था, वो क्या कहता है? I don't have the looks to be conventional looks to be a film star. I don't have the conventional gait to be a film star. I don't have a conventional backing to be a film star. I don't have the conventional dialogue delivery to be a film star. I have not done conventional roles to become a film star. So there must be something beyond all this, which I would like to believe is a lot of hard work and dedication. उसके पास कन्वेंशनल लुक्स नहीं थे जो उस समय रिक्वायर्ड थे एक सुपरस्टार के लिए, बट फिर भी रिगार्डलेस ऑफ सर्कमस्टेंसेस उसने काम करता गया, और जो उसकी दूसरी चीजें थी उन पे और ज्यादा वर्क करता गया। एंड द रिजल्ट इज ही इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सन इन द वर्ल्ड। तो इन सारी बातों का मतलब ये है कि एवरेज होने का मतलब ये नहीं है कि तुम इनकॉम्पिटेंट हो, तुम इनकेपेबल हो, तुम लिमिटेड हो। तुम्हें बस क्या करना है, अपने एवरेज को पहचान कर उस पर मास्टरी हासिल करनी है। पीछे करके बात सुनो फिर से। और हर बड़े इंसान ने यही किया है। कोई पैदा होते साथ बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट टैलेंटेड नहीं बनता है, वो अपने ऊपर रिलेंटलेसली काम करता रहता है, तब जाके वो किसी मुकाम पे पहुंचता है जो कोई और नहीं छू सकता। तो जब मेरी बात समझ में आई कि मुशर्रफ तू एवरेज नहीं है, हो सकता है शायद तू दूसरों से थोड़ा सा कम अक्ल हो, तेरा IQ थोड़ा सा कम हो, तेरी पर्सनालिटी दूसरों से कम चार्मिंग हो, 1000 कमियां हो तेरे अंदर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन चीजों से तू खुद को रोक ले, खुद को लिमिट कर ले। अगर मैं खुद को ये सब सोचकर लिमिट कर दूंगा तो फिर तो इम्प्रूवमेंट के चांसेस ही खत्म हो जाएंगे। वहां मैंने दरवाजा बंद कर दिया इम्प्रूवमेंट के लिए। अब मैं उसके ऊपर अपना सर मारूं कि हथौड़ी मारूं या पत्थर मारूं, दरवाजा नहीं खुलने वाला जब मैंने खुद से ही बंद कर दिया हुआ। तो ये दरवाजा आपको खोलना पड़ेगा। आप जब ये अपने अंदर से ये डाउट निकालोगे कि मैं एवरेज हूँ और मैं जितनी भी मेहनत कर लूँ मैं तो एवरेज हूँ, कुछ नहीं कर पाऊंगा,
ये डाउट अगर आप नहीं निकालोगे, वो दरवाजे को नहीं खोलोगे, तो इम्प्रूवमेंट के कोई चांसेस नहीं है। अब मेरे अंदर क्या इम्प्रूवमेंट आया मेरे सिंगिंग में, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। कुछ साल पहले मैं ऐसा गाता था। दर्द पहले से है ज़्यादा, खुद से फिर किया वादा, खामोश नज़रें रहे बेज़ुबां, अब न पहले सी बातें हैं, बोलो तो लब थरथराते हैं। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं देख रहे हो आवाज़ दब रही है, पतली है, अजीब सा गा रहा हूँ, गिटार मैच नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। और अब मैं ऐसा गाता हूँ। देखो ना जुल्फों से, कैसे जुल्फों से तेरी चुपती प्यारी प्यारी सी मुस्काने हैं, और नजरें झुकी और नजरें उठी, तो मैं क्या ही करूँ बर्बाद मैं। जो कि मैं नहीं कर रहा कि बहुत अच्छा गा रहा हूँ मैं, नहीं, अभी भी बहुत सारी चीज़ें सीखना बाकी है, बहुत सीखना है, अभी बहुत कुछ सीखना है, लेकिन ये पहले से 100 गुना बेहतर है। और ये बेहतर क्यों हो पाया है? क्योंकि मैंने वो दरवाज़ा खोला इम्प्रूवमेंट के लिए। मैंने खुद को बंद नहीं कर दिया कि भैया तू जो है उसके साथ फंसा रहे और रोता रहे ज़िंदगी भर कि मैं तो ऐसा ही था, रब ने मेरे को ऐसा ही बनाया, मैं तो नहीं, फिर तो मेरे से तो हो ही नहीं सकता। ये बहुत बेकार माइंडसेट है, ये आपको पहले निकाल के फेंकना पड़ेगा। मैंने तुमको समझा दिया कि क्या बात है, तुम्हें समझ आ गई होंगी, तो ये माइंडसेट को अपने अंदर से निकाल कर बाहर फेंक दो कचरे में, ठीक है। और अपना 2026 इस माइंडसेट से स्टार्ट करो कि आई एम समवन, मैं कुछ हूँ और मेरे अंदर कैपेबिलिटीज़ है, मेरे अंदर वो टैलेंट है, मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ है अपने गोल्स को तहस नहस कर देने की। जब आप खुद के लिए दरवाज़ा खोल के रखोगे इम्प्रूवमेंट के लिए, तभी पॉसिबल इम्प्रूवमेंट होना, वरना उसका और कोई रास्ता नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये बात समझ में आई होगी। मैंने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा आपके साथ शेयर किया है, और इस चैनल पे ये साल ऐसी वीडियोस आएंगी स्टार्टिंग में स्पेशली, जो इन्हीं जैसी प्रॉब्लम्स पे आधारित होंगी, जिनको अगर तुमने सॉल्व कर लिया तो तुम इतने भयंकर किस्म के इंसान बन जाओगे कि जो अपने गोल्स को देखता है तो उनको अचीव करके ही रहता है, चाहे सामने कुछ भी आ जाए। वो सारे मैं टूल्स आपको प्रोवाइड करूँगा जो आपको डिसिप्लिन्ड, कंसिस्टेंट और इमोशनली स्ट्रांग बनाएंगे, क्योंकि इमोशनली स्ट्रांग बनना भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऑब्वियसली मेंटली भी स्ट्रांग बनाएंगे। तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो अगर इस वीडियो से तुम्हें थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिली हो, थोड़ा सा माइंडसेट आपका क्लियर हुआ होगा, तो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना कि तुम्हारा इससे फ़ायदा हुआ कि नहीं, मुझे पढ़कर अच्छा लगेगा। अब मैं मिलूंगा तुम्हें अगले वीडियो में। बाय बाय।